सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, 9 सीटों पर महादंगल का आगाज हो चुका है और जिसको लेकर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जिसमें 9 सीटों पर यानी कि जो तारीखों का ऐलान था वो हो चुका है। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव का भी शेड्यूल जारी कर दिया है और यूपी में जिन सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी और एक रालोद और निषाद पार्टी ने जीती थी। सपा उपचुनाव की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर चुकी है, जबकि बसपा ने भी 5 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी भी प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बैठक कर चुकी है। यूपी की खाली इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। यूपी की 9 खाली सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मैनपुरी की करहल सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, गाजियाबाद सदर सीट और इसके साथ साथ अलीगढ़ की खैर सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट है। तो वही आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। जिन तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार था राजनीतिक दलों का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अयोध्या की सीट पर आखिरकार क्यों ऐलान नहीं हुआ है। इसको लेकर कई तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। सहयोगी, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में 9 सीटों पर पहले उपचुनाव का ऐलान हो जाता है, लेकिन अयोध्या की सीट पर आखिरकार क्यों नहीं ऐलान किया गया? शहबाज, इसके पीछे की क्या कुछ वजह सामने आ रही है? आरती, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना था और इसको लेकर सभी सियासी दलों में एक बेचैनी थी, क्योंकि तारीख क्या होने वाली है, किस तरीके से तैयारियों को धार दिया जाएगा। इन तमाम बैठकों के बीच आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा तारीखों का ऐलान हुआ है। उसके साथ ही कई राज्यों में होने वाले बाई इलेक्शन जितने थे वहां पे भी ऐलान हुआ और सबकी नजर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर थी, क्योंकि इतना बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन की सीट भी यहाँ पर थी। 10 लगभग विधानसभा सीटें हैं और जिन पे उपचुनाव होना है और सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर हॉट सीट अगर ये मानी जा रही थी तो वो मिल्कीपुर सीट मानी जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल मिल्कीपुर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कोई अपनी स्थिति साफ नहीं की है। हालांकि बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक याचिका है जो लंबित पड़ी है, जहां को जिसको लेकर स्थिति जो है वो अभी साफ नहीं हुई है। इसके चलते अभी मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा के जो इलेक्शन है उनको टाल दिया गया है। ये एक मामला निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन पर इसका कोई बयान सामने नहीं आया। जिस प्रकार से 9 सीटों पर ऐलान हो चुका तारीखों का, अब राजनीतिक हलचल तेज दिखती हुई नजर आएंगी, लेकिन इन सब के तर्ज जो गठबंधन का सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों का ऐलान किया, यानी कि मांग की थी। उनमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है पहले से। देखिए आरती, बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे इस वक्त एक बड़ा प्रेशर है सीट शेयरिंग का, लेकिन साफ तौर पर समाजवादी पार्टी इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है। और क्योंकि अभी हाल ही के हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसे में अखिलेश चाहेंगे कि वो बड़े भाई की भूमिका को अदा करें। और हरियाणा चुनाव में जो धक्का कांग्रेस को लगा है, इसके बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और उसके जो विपक्षी दल हैं उनका साफ तौर पर यही, ये सहयोगी दल हैं जो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए थी, गठबंधन करना चाहिए था हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया और समाजवादी पार्टी भी उनसे 1-2 सीट की डिमांड कर रही थी, तो साफ तौर पर कांग्रेस ने मना कर दिया था। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो डोर है वो इस वक्त अखिलेश यादव के हाथ में है। अखिलेश यादव ने पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का
ऐलान कर दिया है। ऐसे में महज 4 सीट ही बची हैं और जिनमें से कांग्रेस को वो देने के लिए 1 या 2 सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। उससे ज्यादा सीट अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देने वाली, क्योंकि अभी हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही कांग्रेस को जो हार देखने को मिली है, वही साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भी शहबाज, जिस प्रकार से इसी तरह की तस्वीरें एनडीए खेमे में भी देखने को मिली, जिस प्रकार से जो 10 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती, जबकि 1 सीट सिर्फ आरएलडी को दी है, जिससे संजय निषाद कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो स्थिति अगर इंडिया घटक दलों में है, तो सेम वही एनडीए के भी घटक दलों के साथ साफ तौर पर साफ दिखाई दे रहा है। और जो नाराजगी है उनके सहयोगी दलों की एनडीए के, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चाहे वो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनको जब पता चला कि उनकी एक सीट पर उनको सीट नहीं दी गई है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, तो संजय निषाद ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो तैयार हैं, अगर होगा तो वो अगेंस्ट में जाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए थे, उनको मनाने में जुट गए थे और संजय निषाद से उन्होंने तुरंत फोन पर बातचीत भी की। जब मीडिया में उनका एक बयान जारी हुआ संजय निषाद का कि वो अकेले लड़ने को तैयार हैं, तो ऐसे में गलत मैसेज पब्लिक के बीच ना जाए, बीजेपी हर एक स्थिति पर अपनी पैनी नजर बना के रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि कहीं से भी जो जनता है उसमें गलत मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए कि एनडीए में आपसी सहमति न बन पाने के कारण ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि बाई इलेक्शन में जो हलचल मची जिस तरीके से देखी जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में काफी जीत को लेकर एक काफी प्रेशर है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी एक काफी प्रेशर है, क्योंकि हरियाणा में तो खुद को साबित कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यूपी जहां से दिल्ली का रास्ता निकल कर जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जी बिल्कुल। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। जी हां, पहला चरण मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े सभी नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। ये उपाय न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, बल्कि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और आयोग इस स्थिति को लगातार निगरानी करेगा। तो वही आपको बता दें कि नोएडा में जहरीली हवा बहती हुई नजर आ रही है और जिसको कंट्रोल करने के लिए तैयारियां सुनिश्चित की गई है। तो वहीं आपको बता दें ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया गया है और जिसके जरिए आपको बता दें कि दीपावली में प्रदूषण बढ़ता है, पटाखे छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से जहरीली हवा ना हो उसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इन तैयारियों का कितना असर देखने को मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से वायु प्रदूषण दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मंगलवार से इसका शुभारंभ हो जाएगा, यानी कि शुरुआत कर दी जाएगी। मंगलवार सुबह 8 बजे से इसे लागू किया गया है और इसके अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े सभी नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। ये उपाय न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, बल्कि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और आयोग इस स्थिति पे लगातार निगरानी बनाए रखेगा। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार नोएडा की हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है, उससे पहले प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ वैस हमारे साथ जुड़ चुके। वैस, जिस प्रकार से नोएडा की हवा को दूषित न हो इसके लिए ग्रैप सिस्टम लागू करने की तैयारी है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जो ग्रेप की पहली स्टेज है वो लागू हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो शहर ग्रेटर नोएडा पाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि दूषित शहरों में नोएडा का तीसरे नंबर पर है और ये जो 500 मीटर या उससे ऊपर के न्यूनतम रजिस्ट्रेशन जो है वो निर्माण कार्य के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें कई सारे जो है नॉर्म्स हैं और मैं आपको बता दूं प्रदूषण विभाग को सक्रिय करने को कहा गया है। तो इसमें अन्य सभी एजेंसियों को सक्रिय करने के लिए कहा गया है। नियमों के तहत काम करने के लिए निर्देश पर
किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रदूषण है ये लगातार जो है ग्रेटर नोएडा का बढ़ गया है और गौतम बुद्ध नगर में कम से कम 10,000 हॉट स्पॉट पर सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया गया है। जी जिस प्रकार से पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन दिवाली के बाद प्रदूषण नियंत्रण करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है उवैस। जी 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 देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि दिवाली के बाद तमाम स्मॉग होता है और जो दिवाली के जो पटाखे छूटते हैं उसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रदूषण होता है वो लगातार जो है बढ़ जाता है, फैल जाता है। और ये जो ग्रेटर नोएडा है और जो शहरी इलाके हैं उनमें ये समस्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो 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 खुले मैदान होते हैं, आसपास के जो एरिया होते हैं उनमें तो प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं वो जो है फैल पाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शहर में गाड़ियां और उसके बाद दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन होता है वो प्रदूषण के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिसमें दिल्ली। लेकिन इन सब के बीच उवैस जिस प्रकार से पटाखे और गाड़ी के इतर जो पराली जलाने के मामले आते हैं अलग राज्यों से, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण पर हावी होते हुए नजर आते हैं। जी देखिए, बिल्कुल पराली जलाने का मामला तो लगातार सामने आता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगातार जिस तरीके से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें जो पराली जलाना है और जो तमाम जो पटाखे हैं वो है और तमाम जो गाड़ियों के जो प्रदूषण है वो है। तो इन सभी सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वायु है वो दूषित जरूर हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो सांस लेने की समस्या है वो तमाम जो लोगों को हो जाती है और जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल उवैस, नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।